मोइस दर्द से कराह रहा था, पेट पकड़े हुए झुका हुआ था। उसके सामने खड़े 12 साल के लड़के ने अपनी नाक से खून पोंछकर अपनी फटी शर्ट की आस्तीन पर पोंछा और अपने हाथ में पकड़ी टेनिस रैकेट को मोइस के पैर पर मारने के लिए झटका। मोइस ने एक और चीख मारी और सीधा हो गया। अविश्वास में उसने अपने भाई की ओर देखा, जो उससे 2 साल छोटा था, जो उसे उसी रैकेट से मार रहा था जिसे मोइस वहां लाया था। इस हफ्ते यह तीसरी बार था जब वे लड़े थे, और हर बार उसका छोटा भाई ही लड़ाई शुरू करता था। वह और मोइस का कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा और बचपन से ही वे लड़ते रहे थे। लेकिन उनके झगड़े ज्यादातर मौखिक होते थे और धमकियों तक सीमित रहते थे, लेकिन हाल ही में वे शारीरिक हो गए थे। आज ऐसा ही हुआ। वे स्कूल से एक साथ वापस आए थे। जब वे कार से उतरे, तो छोटा भाई अपने बैग को बूट से खींचते हुए मोइस के स्कूल बैग को उठा रहा था। इस प्रक्रिया में उसने मोइस का हाथ घायल कर दिया, जिससे उसे दर्द हुआ। क्या तुम अंधे हो गए हो? मोइस ने चिल्लाकर कहा जब उसका भाई बेपरवाह होकर चल रहा था। उसने मोइस की आवाज सुनी, मुड़ा, उसकी ओर देखा, फिर सामने का दरवाज़ा खोला और लाउंज में चला गया। गुस्से में मोइस ने उसके पीछे पीछे चल दिया। अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, मोइस चिल्लाया। छोटे लड़के ने अपना बैग अपने कंधे से उतारा, उसे नीचे रखा और अपने कूल्हों पर हाथ रखकर साहसपूर्वक मोइस का सामना किया। मैं करूंगा, तो तुम क्या करोगे? मेरा हाथ तोड़ दोगे? तुम्हारी हिम्मत है? अगर तुमने आज जैसा कुछ दोबारा किया तो तुम देख लोगे, मोइस ने आगे बढ़कर उसके कमरे की ओर। लेकिन उसके भाई ने उसे रोक लिया, पूरी ताकत से उसका बैग पकड़ लिया। नहीं, मुझे अभी बताओ। उसने मोइस का बैग फेंक दिया। गुस्से से लाल हुआ मोइस अपने भाई का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। बिना रुके उसके भाई ने मोइस के पैर पर एक तेज चोट मारी। मोइस ने उस पर हमला किया, उसके चेहरे पर घूंसा मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद छोटे लड़के से कोई आवाज नहीं आई। उसने मोइस की टाई पकड़कर उसे गला घोंटने की कोशिश की। मोइस ने उसका कॉलर पकड़कर जवाब दिया। शर्ट के फटने की आवाज आई। पूरी ताकत से मोइस ने अपने भाई को उसके पेट पर मारा ताकि वह उसे छोड़ दे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। गालियां देते हुए मोइस ने लाउंज के कोने में पड़ी टेनिस रैकेट उठाई। अगली बात जो उसे याद है, वह यह थी कि रैकेट उसके भाई के हाथ में थी और इतनी ताकत से झटका गया कि मोइस खुद को बचा नहीं सका। उसकी पीठ और पैरों पर चोटों की बौछार हो गई। उनका बड़ा भाई गुस्से में लाउंज में आया। तुम्हारी क्या समस्या है? तुम घर आते ही हंगामा करते हो। उसकी आवाज सुनकर छोटे भाई ने पहले रैकेट नीचे किया और फिर उसे फिर से उठाया। और तुम? अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े भाई ने रैकेट पकड़ने वाले हाथ की ओर देखा। नहीं, उसने बिना किसी पछतावे के उत्तर दिया। उसने रैकेट फेंक दिया, अपना बैग उठाया और चला गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोइस ने उसके पीछे चिल्लाया, अपने दुखते पैर को रगड़ते हुए। जरूर, क्यों नहीं? उसने मोइस को एक अजीब मुस्कान दी। अगली बार एक बैट ले आना। टेनिस रैकेट से मारने में कोई मजा नहीं आया, कोई हड्डी नहीं टूटी। अपनी नाक देखो, यह पक्का टूटी है। गुस्से में मोइस ने सीढ़ियों की ओर देखा जहां उसका भाई कुछ देर पहले खड़ा था। चौथी बार श्रीमती सामंथा रिचर्डसन ने दूसरी पंक्ति की पहली कुर्सी पर बैठे लड़के की ओर देखा, जो खिड़की के पास था। क्लास की पूरी उपेक्षा करते हुए वह खिड़की के बाहर देख रहा था। समय समय पर वह श्रीमती रिचर्डसन की ओर देखता और फिर खिड़की के दृश्य की ओर मुड़ जाता। यह इस्लामाबाद के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में जीव विज्ञान की शिक्षिका के रूप में उनका पहला दिन था। वह एक राजनयिक की पत्नी और पेशे से शिक्षिका थीं। वे हाल ही में इस्लामाबाद आए थे। अपने पति की सभी तैनातियों पर उन्होंने एम्बेसी से जुड़े स्कूलों में पढ़ाने का काम संभाला था। अपने पूर्ववर्ती मिस मरियम के पाठ्यक्रम और शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखते हुए
कक्षा का संक्षिप्त परिचय देने के बाद श्रीमती रिचर्ड्स ने दिल की कार्यप्रणाली और परिसंचरण प्रणाली को समझाना शुरू किया और बोर्ड पर एक आरेख बनाया। उन्होंने उस छात्र की ओर देखा जो खिड़की से बाहर विचलित होकर देख रहा था और एक पुरानी तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी नज़रें उस पर टिका दीं और बोलना बंद कर दिया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। लड़का कक्षा की ओर मुड़ा। उसकी नज़र से मिलते हुए श्रीमती रिचर्ड्स मुस्कुराई और अपना व्याख्यान फिर से शुरू किया। कुछ समय तक उन्होंने अपनी नज़रें उस लड़के पर रखीं जो अब अपनी नोटबुक में लिखने में व्यस्त था। फिर उन्होंने अपना ध्यान कक्षा की ओर मोड़ लिया। उन्हें विश्वास था कि लड़का अब इतना शर्मिंदा हो चुका है कि उसकी ध्यान भटकने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने उसे फिर से खिड़की की ओर देखते हुए पाया। एक बार फिर उन्होंने अपना व्याख्यान रोक दिया और उसने उनकी ओर देखा। इस बार उन्होंने मुस्कुराया नहीं। उन्होंने कक्षा को संबोधित करना जारी रखा। जैसे ही उन्होंने लिखने वाले बोर्ड की ओर रुख किया, छात्र फिर से खिड़की की ओर मुड़ गया। उनके चेहरे पर नाराजगी का भाव आया और जैसे ही वह फिर से चुप हो गईं, लड़के ने नाराजगी भरे भाव से उनकी ओर देखा और खिड़की के पार देखने लगा। उसका रवैया इतना अपमानजनक था कि श्रीमती सामंथा रिचर्ड्स का चेहरा लाल हो गया। सलार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। कुछ नहीं, एक शब्द का उत्तर आया। उसने उन्हें तीखी नज़रों से देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? उम्मीद है। उसका लहजा इतना रूखा था कि सामंथा रिचर्ड्स ने अपने हाथ में रखे मार्कर का ढक्कन बंद किया और उसे मेज पर पटक दिया। अगर ऐसा है, तो यहाँ आओ और इस आरेख को बनाकर लेबल करो। उन्होंने बोर्ड पर बने चित्र को मिटा दिया। लड़के का चेहरा कई रंगों में बदल गया। उन्होंने देखा कि कक्षा के छात्र एक दूसरे को देख रहे थे। लड़के ने ठंडे तरीके से सामंथा रिचर्ड्स को घूरा। जैसे ही उन्होंने बोर्ड से अपने चित्र का आखिरी निशान मिटाया, उसने अपनी सीट छोड़ दी। तेजी से चलते हुए उसने मेज से मार्कर उठाया और बिजली की गति से सिर्फ 2 मिनट और 57 सेकंड में उसने आरेख खींच दिया और लेबल कर दिया। मार्कर का ढक्कन लगाते हुए उसने उसे मेज पर वैसे ही पटक दिया जैसे श्रीमती रिचर्ड्स ने किया था और बिना उनकी ओर देखे अपनी सीट पर लौट गया। श्रीमती रिचर्ड्स ने उसे मारकर पटकते या अपनी सीट पर लौटते हुए नहीं देखा। वह अविश्वास में आरेख को देख रही थीं, जिसे बनाने में उन्हें 10 मिनट लगे थे और जिसे उसने 3 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया था। यह उनके काम से कहीं बेहतर था। इसमें वह एक भी मामूली गलती नहीं ढूंढ पाईं। कुछ हद तक शर्मिंदा, उन्होंने लड़के की ओर देखा। वह फिर से खिड़की के बाहर देख रहा था।